हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाउंडेशन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने सीडीपी की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये हमारा टॉपिक नंबर 9 है। हम जल्दी जल्दी जो साइकोलॉजी के सीडीपी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको टाइम पर वीडियोज़ मिले तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 9, जिसका नाम है मोटिवेशन एंड लर्निंग, यानी कि अभिप्रेरणा और सीखने में इसके प्रभाव। तो मैं आपको हमेशा बताता रहा हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और आपको अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको इनकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं आपको बता चुका हूँ। आप अबाउट से जो चैनल का अबाउट सेक्शन है उसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो मैं वीडियोस डालता हूँ उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ से भी जाकर इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन का मतलब क्या है, यानी कि अभिप्रेरणा। मोटिवेशन को हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। देखिए, अगर हम देखें ना अच्छे से तो कंप्लीटली हर चीज़ ही मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड है। अब जब भी किसी काम को करते हो ना, तो उस काम को करने से पहले है ना, ये डिपेंड करेगा आपकी मोटिवेशन के ऊपर कि आप उस चीज़ को कंप्लीटली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर इजी काम है तो सीधी सी बात है, उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब भी किसी हार्ड चीज़ को आप चूज़ करोगे ना, तो उसके अंदर आपको 100% मोटिवेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि उस काम को करते समय ना आपका बीच बीच में मन है वो अशांत रहेगा। आप सोचेंगे यार छोड़ना कौन करेगा, नहीं होगा ये काम मेरे से। ठीक है, तो पता नहीं आपके माइंड में कैसी कैसी थिंकिंग आएंगी कि वो थिंकिंग आपको उस काम से दूर करेंगी। तो उस काम को रेगुलर करने के लिए आपको उस टाइम जरूरत होगी मोटिवेशन की। ठीक है, अभिप्रेरणा की, ताकि उस काम को आप क्या करें, कंप्लीटली कंप्लीट कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है मोटिवेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के वर्ड है मोटम या फिर मोवेर, इससे हुई है, जिसका अर्थ होता है टू मूव। यानी मोटम का अर्थ क्या है, टू मूव, यानी कि गति करते रहना। ठीक है, और जो मोटिवेशन वर्ड आया है ये आया है मोटिव से। मोटिव का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि आपका एम, आपका एम क्या है। तो मोटिवेशन वर्ड है वो मोटिव से आया है, यानी कि आपका उद्देश्य, जिसको पाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे आपने एक गोल सेट किया है और फिर उस गोल को पाने के लिए आपने दिन रात क्या किया, हार्डवर्क किया, तो आपको क्या मिले, बीच बीच में आपको फेलियर मिले, या आप निराश हुए, आप उस काम से क्या हुए, दूर होने का मन किया आपका कि भाई ये मेरे से नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया कि आप बीच में रुके नहीं बिल्कुल भी, आप लगातार उस गोल को पाने के लिए क्या करते रहे, हार्डवर्क करते रहे। और उस जब तक उस गोल को प्राप्त नहीं कर लिया तब तक आप लगातार क्या करते रहे, हार्डवर्क करते रहे। तो इसे ही हम बोलते हैं मोटिवेशन, यानी कि आप अंदर से मोटिवेटेड थे, इसलिए आपने हार नहीं मानी और आप लगातार उस चीज को करने में लगे रहे। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे क्या करना है, उस गोल तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो आप कब कर पाओगे ये चीज, जब आप अंदर से क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है ना उसका नेचर कैसा होता है। देखिए, जो मोटिवेशन है ना, नीड या मोटिव से शुरू होने वाली प्रक्रिया है। देखिए, सबसे पहले बात आती है आपकी जरूरत की या आपके एम की, कि आपको किस चीज की जरूरत है या आपका एम क्या है। उस जरूरत या उस एम के अकॉर्डिंग है ना आपका जो मोटिवेशन है ना वो डिसाइड होता है कि आपको कितने मोटिवेशन की जरूरत है। इजी काम है, आसानी से हो जाएगा, मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हार्ड वर्क है तो 100% आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल, एक फिजिकल और एक इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है भाई, साइकोलॉजिकल हो गया ना भाई, क्योंकि आप माइंड से भी सोचोगे उस चीज के बारे में कि यार मेरे को करना है करना है करना है। ठीक है, फिजिकली भी आप परेशान रहोगे, ठीक है ना, उस चीज को करते टाइम। ठीक है, तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड इंटरनल प्रोसेस है। ठीक है, जो मोटिवेशन है ना वो जो मोटिवेशन है ना वो गोल डायरेक्टेड होता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि आपका एक उद्देश्य होता है, आप उस उद्देश्य को पाने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। अगर आपका उद्देश्य नहीं है ना, तो यानी कि आपके पास मोटिवेशन का कोई रोल ही नहीं है आपकी लाइफ में। क्योंकि जब इंसान किसी चीज को पाने की कोशिश करता है ना, तभी तो वो मोटिवेटेड होता है। हाँ भाई, मेरा उद्देश्य ये है और इसको पाने के लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े, मैं उस चीज के लिए करूंगा। तो जब आप ये लाइन बोल रहे हो ना, मेरे को कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं करूंगा, तो इसका मतलब है आप उस चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हैं,
आपको वो चीज़ 100% चाहिए, चाहे आपके लाइफ में कितने भी फेलियर आए, आप कितने भी अनसक्सेसफुल होते रहें, लेकिन आप जब तक वहाँ पर नहीं पहुँच जाएंगे आप रुकने वाले नहीं हैं। तो ये चीज़ कहलाती है मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन एक ध्यान केंद्रित प्रक्रिया है, यानी कि फोकस्ड, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, फोकस्ड करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है अपने काम के ऊपर। ठीक है, जो मोटिवेशन की स्पीड है वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। भाई ये चीज़ भी ठीक है, भाई हर इंसान का अपना अपना एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य को पाने के लिए अपने अपने अकॉर्डिंग काम करता है। भाई किसी को पता है कि भाई ये एग्जाम है मेरा और ये मेरा 3 साल बाद एग्जाम होना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मोटिवेशन होकर काम करेगा। वो ज़्यादा बर्डन नहीं लेगा, वो धीरे धीरे अपनी चीज़ों को एकदम स्लो स्लो करके चलेगा, क्योंकि 3 साल बाद है। ठीक है, लेकिन किसी का एग्जाम 2 महीने बाद है, वो उतना ही ज़्यादा क्या मिलेगा आपको, मोटिवेटेड मिलेगा। उतना ही ज़्यादा वो टाइम किस में स्पेंड करेगा, किताबों में स्पेंड करेगा। ठीक है, तो मोटिवेशन की जो स्पीड है ना वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। आगे बोल रहा है जो मोटिवेशन है एक भावात्मक या कि इमोशनल प्रक्रिया है। भाई ये चीज़ भी ठीक है, भाई मोटिवेशन कहीं ना कहीं आपके आपके इमोशन से जुड़ा होता है ना। भाई कोई चीज़ आपको चाहिए या आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो वो आपका क्या है, आपके इमोशंस है ना। अगर भाई जैसे मैं एग्जाम क्रैक कर लूंगा उसके बाद मैं ये करूंगा वो करूंगा, आपके इमोशंस जुड़े हैं ना उस एग्जाम के साथ, तो मोटिवेशन भी किससे जुड़ गया, आपके इमोशंस के साथ जुड़ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन के कितने टाइप हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आता है इंट्रिंसिक, इसको हम इंटरनल भी बोलते हैं, प्राइमरी भी बोल देते हैं, या फिर अनलर्नड मोटिवेशन भी बोल देते हैं, यानी कि जो याद ना करना पड़े। ठीक है ना, प्राइमरी यानी फर्स्ट प्राथमिक, इंटरनल इंटरनल यानी अंदर से। ठीक है, इंट्रिंसिक का मतलब भी क्या होता है, इंटरनल यानी कि अंदर से, तो इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। देखिए ये क्या होती है, जब आप किसी कार्य को खुद की इच्छा से करते हैं ना, यानी कि आपको कोई बोल लेना, आप खुद उस चीज को कर रहे हैं, आप क्योंकि आप अंदर से मोटिवेटेड है, खुद की इच्छा से कर रहे हैं और उसको काम को करने में आपको क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है, तो ये क्या है, ये आप अंदर से मोटिवेटेड हैं। ये एग्जाम्पल कहलाता है इंटरनल मोटिवेशन का। ठीक है, प्राइमरी मोटिवेशन का। ठीक है, जैसे जैसे आप बुक किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, जैसे आप बुक पढ़ रहे हो मान लो, ठीक है, लेकिन आप वो किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हो, वो आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको जो बुक है ना वो पढ़ना पसंद है। ठीक है ना, आपका उस बुक्स के अंदर इंटरेस्ट है, आपको स्टोरी पढ़ना या ये सब चीज़ें क्या लगती हैं, आपको अच्छी लगती हैं, इसलिए आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो। तो ये सब क्या है कि आप अंदर से मोटिवेटेड हो। ठीक है ना, इसलिए कर रहे हो आप। जैसे आपका क्या है, इसमें खुद का एक इंटरेस्ट है, आप किसी की फोर्स की वजह से ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखिए एक चीज़ और देखिए, जो ये प्राइमरी मोटिवेशन होती है ना, यानी जो इंटरनल मोटिवेशन होती है ना, ये जन्मजात भी होती है। जैसे भूख है, तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि भाई आप पैदा होने के बाद आपके साथ अचानक से स्टार्ट हुई है। भाई भूख हमेशा आपके साथ है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है ना भाई आज आपने खाना खा लिया कल आप नहीं खाओगे, परसों फिर खाओगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो भूख क्या है, जन्मजात है, जब आप पैदा हुए ना तब आपके साथ मिली आपको। नींद है, प्यास है, प्यार की इच्छा है, ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपकी जन्मजात मोटिवेशन के अंदर आती है। ठीक है, अब आगे देखिए, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ना उसको अच्छा बताया गया है। क्यों, क्योंकि इसमें बच्चा जो कुछ भी करता है ना वो अपनी मर्जी से करता है, उसे करने के लिए कहना नहीं पड़ता। वो अपनी मन की शांति के लिए या खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए चीजों को खुद से करता है, यानी कि वो क्या है, इंटरनल मोटिवेटेड है। तो हमेशा जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ना वो हमेशा अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या फिर एक्सटर्नल, या इसको हम सेकेंडरी मोटिवेशन भी बोल देते हैं, जिसको हिंदी में बोले तो बाहरी अभिप्रेरणा। ठीक है, अब ये क्या होती है, जब भी हम किसी कार्य को है ना, जो बाहरी लोग हैं उनके दबाव में आकर करते हैं ना, या किसी बाहरी कारक, जैसे आपको भाई इनाम मिलेगा या आपको पनिशमेंट है, आपको डर है उस चीज का इसलिए आप कर रहे हैं, या आप कंपटीशन को देख के, जो कंपटीशन है उसको देख के डर रहे हैं या उसकी वजह से पढ़ रहे हैं, या किसी ने आपकी तारीफ कर दी तब आप पढ़ रहे हो। तो जब आप किसी ओरिजिन से करते हो ना आप, यानी कि उस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप किसी न किसी बाहरी कारक की वजह से, ठीक है, बाहर से जो चीज है आपके ऊपर दबाव बना रही है, इसलिए आप उन चीजों को कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो, आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो। ठीक है, जैसे कि आप बुक है ना वो इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको एक एग्जाम क्रैक करना है और इस एग्जाम में से क्वेश्चंस है ना, इस बुक में से क्वेश्चंस है ना उस एग्जाम के अंदर आने हैं। ठीक है, तो आप बुक को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही पढ़ रहे हो, आपका बुक पढ़ने का और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो। ठीक है, आप बाहर से मोटिवेटेड हो। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कि जिसमें कार्य करने की कोई वजह कार्य न होकर कुछ और ही होता है, हो गया ना। भाई आपका कार्य क्या है, आप बुक पढ़ रहे हो,
ठीक है। लेकिन बुक पढ़ना आपका कार्य नहीं है, आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि वो बुक किस में आनी है, एग्जाम के अंदर आनी है, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आगे देखिए, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है ना वो कभी भी अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब तक वो आपका कार्य रहेगा ना, या आपका वो जो एम रहेगा ना, आप सिर्फ और सिर्फ तब तक ही उसको फॉलो करोगे। जैसे आपका एग्जाम खत्म हो गया, तो एग्जाम खत्म होने के बाद 100% श्योर है कि आप उस बुक को दोबारा कभी उठाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। ये चीज आपको भी पता है। तो इसका मतलब क्या है, आप एक्सटर्नल मोटिवेशन में है, क्योंकि आपको वो बुक सिर्फ इसलिए पढ़नी थी क्योंकि वो आपके एग्जाम के अंदर आनी थी और आपको एग्जाम में पास होना था, सिर्फ इसलिए पढ़ रहे थे आप, ठीक है ना। तो इसको इसलिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि हम इसको एक लिमिटेड टाइम तक ही करते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। जब तक हमें इंसेंटिव मिलेंगे ना, जब तक हमें इंसेंटिव मिलेंगे या रिवार्ड मिलते रहेंगे, तब तक बच्चा कार्य को करेगा, और जैसे उसको मिलना बंद तो उसका लालच खत्म हो जाएगा और वो उस काम को क्या करेगा, करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो कि अच्छा नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है गोल ओरिएंटेड। और देखिए ये एग्जाम के अंदर 100% आता ही आता है, ठीक है ना। अब गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है, यानी कि हर इंसान का किसी भी कार्य को करने का है ना, अपना अपना एक उद्देश्य होता है, अपना अपना एक गोल होता है, जिसके लिए इंसान क्या करता है, दिन रात हार्ड वर्क करता है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ टाइप्स होती है। जैसे फर्स्ट में है हमारी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। अब परफॉर्मेंस का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि आपको परफॉर्मेंस देनी है अच्छी, ठीक है। यानी कि इसमें वो बच्चे आते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, जो क्लास के अंदर क्या करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, जो स्टेट के अंदर क्या करना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं। तो टॉप करने के लिए वो क्या करेंगे ना, दिन रात पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है। वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम के अंदर आनी है, ठीक है। और उन सभी चीजों को वो छोड़ देंगे जो एग्जाम के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। हर किसी से कनेक्शन खत्म कर लेंगे, क्योंकि उनका एकमात्र जो मोटिव है ना, वो क्या बन गया, परफॉर्मेंस बन गई। अगर मेरे को भाई टॉप करना ही करना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ठीक है। एक सेकंड नंबर पे होता है मास्टरी ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है, देखिए मास्टरी का मतलब आप समझ गए ना, किसी चीज के अंदर क्या करना, मास्टरी करना, उस चीज के अंदर 100% क्या हो जाना, परफेक्ट हो जाना। और इंसान कभी भी किसी चीज के अंदर परफेक्ट जब होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि वो उस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है, वो काम उसको करने में क्या आता है, मजा आता है, वो बिना बर्डन के उस काम को करता है, ठीक है। तभी वो उस चीज के अंदर क्या करता है, मास्टरी हासिल कर पाता है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इसमें वे बच्चे आते हैं जो चीजों को सीखना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है उस चीज को सीखने में, एक तरह से वो अंदर से मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे हमें बच्चों में क्या करना चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेशन है ना, को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। क्यों? ताकि वो चीजों को अच्छे से अपने इंटरेस्ट से सीखे। ये चीज एक टीचर के लिए बोली गई है। जब जो टीचर पढ़ाता है ना, तो उसको क्या करना है, बच्चों के अंदर मास्टरी ओरिएंटेशन डालना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक थर्ड नंबर पे होता है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, यानी आपने परफॉर्मेंस को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। अब इसमें क्या होता है, इसमें है ना वो बच्चे आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फेल नहीं होना चाहते। आपने काफी बच्चे देखे होंगे ना, अगर भाई 100 नंबर का मार्क्स है, ठीक है, 100 नंबर का आपका एग्जाम है, वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 60 नंबर का एग्जाम करके आएंगे, ठीक है। क्यों करके आएंगे, वो बोलेंगे यार 60 नंबर करके आया हूं, 33 नंबर तो आ ही जाएंगे, और मेरे को बस 33 ही चाहिए, बस मैं किसी भी तरह से क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं। तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, यानी कि बच्चा मिनिमम मिनिमम मार्क्स लेने की कोशिश करेगा, वो सिर्फ इतना पढ़ेगा ताकि वो क्या हो जाए, पास हो जाए, वो फेल ना हो, उसे दोबारा एग्जाम ना देने पड़े, ठीक है। तो ये होता है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है अचीवमेंट मोटिवेशन। यानी कि देखो अचीवमेंट से आपको पता चल रहा है कि यानी क्या करना चाह रहे हो, आप कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, उसके लिए आप क्या हो, मोटिवेटेड हो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अचीवमेंट मोटिवेशन। अब देखिए मैंने इन जो आपको बताया है ना, ये मोटिवेशन वगैरह, इनके बारे में कुछ मैंने फैक्ट लिखे हैं, ठीक है। आपको ये याद रखने हैं, नॉर्मल बस आपको माइंड में होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपको एज ए टीचर क्या करना है, तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था, एज ए टीचर आपको बच्चे में मास्टरी जो ओरिएंटेशन है ना, उसको बढ़ावा देना है, ठीक है। मास्टरी ओरिएंटेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे अपने इंटरेस्ट से जब सीखेंगे ना, तो वो और ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट है, एज ए टीचर आपको बच्चे में परफॉर्मेंस अवॉइडेंस को पैदा होने से रोकना है। यानी कि आपको क्या करना है, यानी कि आपको बच्चे को ये नहीं सिखाना अब बस इतना पढ़ लो आप ताकि पास हो जाओ, ठीक है। आपको बच्चे के अंदर मास्टरी ओरिएंटेशन पैदा करनी है, ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले चीजों के अंदर, अपने मन से पढ़े, ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस को पैदा नहीं करना बच्चों के अंदर, ठीक है।
अब आगे देखिए, जब आप किसी पर्टिकुलर एम के लिए कार्य कर रहे हैं ना, यानी कि जैसे आपका जो मकसद है वो टॉप करना है, या आपका कोई पर्टिकुलर एक एम है, तो आप उस टाइम क्या चीज फॉलो करोगे? आप उस टाइम परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन को फॉलो करोगे, क्योंकि आपका एक निर्धारित लक्ष्य हो गया, एक पर्टिकुलर आपका उद्देश्य हो गया। तो उस उद्देश्य को पाने के लिए आप क्या करोगे? परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन को फॉलो करोगे। ठीक है, अब आगे देखिए, जो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन का संबंध होता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन से। देखिए ये बात तो सीधी सी है, जब आप किसी अपने लक्ष्य को या उद्देश्य को पा लेते हो ना, तो आप क्या करते हो? आप सेटिस्फाई हो जाते हो। तो यानी कि आप जो भी काम करते हो ना, या किसी काम को करने के लिए जब आप मोटिवेटेड होते हो ना, तो आपका जो लास्ट में जो एम होता है ना, वो क्या होता है? वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस एम को या उस लक्ष्य को या उस उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे ना, आप अंदर से क्या हो जाएंगे? आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन का संबंध किससे है? पर्सनल सेटिस्फेक्शन से। ठीक है, अब देखिए, इसमें बोला है कि भाई जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, उसको क्या करना है? उसको हमेशा कम रखना है। काम नहीं है भाई, ये कम है। ठीक है, उसको हमेशा क्या रखना है? कम रखना है हमेशा। क्यों? क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, वो बाहरी उद्देश्य से होता है, जो बाहरी फोर्स होते हैं ना, उनकी वजह से होता है। तो ये कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये लगातार चल ही नहीं सकता। आपको जब तक लालच रहेगा ना किसी चीज को, जैसे बच्चा है, आप बच्चे को बोलोगे भाई डेली आपको क्या करना है? होमवर्क टाइम पे करना है, और अगर आप डेली होमवर्क टाइम पे कर रहे हो ना, तो मैं आपको डेली एक चॉकलेट दूंगा। तो बच्चे को लालच आ गया, वो उस चॉकलेट के लिए क्या करेगा? डेली होमवर्क करेगा टाइम के ऊपर। लेकिन जैसे ही आपने उसको चॉकलेट देना बंद कर दिया ना, वो धीरे 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 अपने वापस रूटीन में आ जाएगा। वो फिर वही गड़बड़ करने लग जाएगा, टाइम के ऊपर होमवर्क को कभी नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इसलिए एक्सट्रेंसिक जो मोटिवेशन है ना, उसको हमेशा खराब बताया जाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप शायद। नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद आता है मोटिवेशन साइकिल। अब मोटिवेशन साइकिल क्या होती है? अब देखिए भाई, मैं आपको अगर एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बताऊं या एक स्टोरी के अकॉर्डिंग बताऊं, तो सबसे पहले तो आपकी एक जरूरत होती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है? आपकी एक जरूरत होती है, भाई मेरे को ये चीज चाहिए। तो आप उसके बाद क्या करते हो? आप उस चीज को पाने के लिए ना, आपके माइंड में आइडियाज स्टार्ट हो जाते हैं। यार मेरे को ये चीज है ना पानी है, कैसे भी करके इस चीज को मेरे को किसी भी तरह ये चीज लेके आनी है। ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं ड्राइव। यानी कि जब हलचल पैदा हो जाती है ना आपके माइंड के अंदर, वो चीज कहलाती है ड्राइव। ठीक है, और जब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आता है अराउजल के अंदर। यानी कि अब आप उस चीज को पाने के लिए ना कंप्लीटली बेचैन होने लग गए। जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है ना, तो आप क्या कर रहे हो? बहुत ज्यादा बेचैन होने लग गए कि यार ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके चाहिए। तो वो चीज कहलाती है अराउजल। ठीक है, उसके बाद आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी कि अब आप उस चीज को करने के लिए स्टार्ट कर दिया। यानी कि आप उस चीज को अब क्या करने लग गए? आप उस चीज को पाने के लिए आपने काम करना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी। तो ये कहलाता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, जब आप उस चीज को पाने के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अचीवमेंट। अब अचीवमेंट का मतलब आपका जो एम था आपने क्या कर लिया? उसको हासिल कर लिया। ठीक है ना? आपने जो जो चीज़ आपको चाहिए थी ना, वो चीज़ आपको क्या हो गई? मिल गई। और जैसे ही आपको वो चीज़ मिल जाएगी ना, तो जो आपकी बेचैनी की हालत थी ना, अब भाई मेरे को कैसे भी करके ये चीज़ पानी ही पानी है, वो चीज़ में क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। यानी कि आप बेचैन होना बंद कर दोगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ मिल चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद देन है ना, फिर से क्या होगी? कोई ना कोई एक नई नीड स्टार्ट हो जाएगी, कोई ना कोई एक नई जरूरत पैदा हो जाएगी। आप उस चीज को पाने के लिए फिर से ड्राइव करेंगे, फिर से अराउजल करेंगे, फिर से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, फिर से अचीवमेंट मिलेगी, और फिर रिडक्शन इन अराउजल हो जाएगा। तो ये साइकिल है ना, नीड से स्टार्ट होती है और नीड पे क्या होती है? खत्म होती है। ये लगातार बस चलती रहती है, नीड से स्टार्ट होकर नीड तक, नीड से स्टार्ट होकर नीड तक। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन साइकिल। अब देखिए, मैंने यही चीज यहाँ पे लिखी है। अब भाई जैसे कि आपको किसी चीज की जरूरत है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? नीड बोलेंगे। ठीक है, अब उस जरूरत को पूरा करने के लिए आपके मन में क्या होने लगी? हलचल पैदा होने लगी, या इमोशंस जगने लगे, तो इसे क्या बोलेंगे आप? ड्राइव बोलेंगे। और अब आप उस चीज को पाने के लिए बेचैन हो गए बहुत ही ज्यादा। ठीक है, मतलब ड्राइव की नेक्स्ट स्टेज में पहुंच गए, आप बेचैन होने लग गए, तो इसको बोलते हैं अराउजल। ठीक है, इसके बाद आप उस चीज को पाने के लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो, यानी कि अप्लाई कर देते हो, एग्जीक्यूट कर देते हो चीजों को। ठीक है, तो इसे बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, यानी कि आप गोल की तरफ डायरेक्ट हो चुके, आपने अपना मन है, अपना जो बिहेवियर है ना, वो बना लिया कि मैं इस चीज को करूंगा ही करूंगा, और उसके लिए आपने क्या किया? काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अब उसके बाद आता है, अब है ना, आप उस चीज को पा लेते हो, यानी कि वो चीज आपको मिल जाती है जो आपको चाहिए थी, तो इसको बोलते हैं अचीवमेंट। ठीक है, कि यानी आपने वो चीज क्या कर ली? अचीव कर ली। ठीक है, नेक्स्ट है, अब आपने उस चीज को पा लिया, तो अब आपका क्या हो गया? मन जो है ना वो शांत हो गया।
तो इस मन को शांत होने को बोलते हैं रिडक्शन इन अराउजल। ठीक है, यानी कि बेचैनी जो आपके अंदर थी वो कम हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर से कोई नई नीड स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि क्या हुआ, आप नीड से स्टार्ट हुए और घूम के इधर से आके वापस आप कहाँ पे आ गए, नीड के ऊपर ही आके रुक गए। नीड से स्टार्ट होके नीड पर ही आके रुक गए आप, तो इसको बोलते हैं मोटिवेशन साइकिल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, जो ये मोटिवेशन साइकिल है ना, इसकी कुछ थ्योरीज है, कुछ पर्सपेक्टिव है, अब उनके बारे में बात की गई है। अब देखिए कैसे है। जैसे सबसे पहले आता है बिहेवियरल पर्सपेक्टिव ऑफ मोटिवेशन, यानी कि व्यवहारिक। ठीक है, व्यवहारिक सिद्धांत। अब इसमें क्या होता है, देखिए, यह लोगों में एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं होती। यानी कि आपको याद रखना है, जो बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है ना, उसका रिलेशन किससे है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से है। उसके अंदर कोई भी बड़ी अचीवमेंट नहीं होती है। यहाँ पे स्किनर बोलते हैं, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं ना, वो पनिशमेंट और रिवार्ड की वजह से सीखते हैं। यानी कि पनिशमेंट और रिवार्ड मिलता है उनको, इसलिए वो चीज़ों को करते हैं, वो अंदर से मोटिवेटेड नहीं होते। तो इसलिए वो क्या होता है, यहाँ पे उन्हें छोटी छोटी अचीवमेंट मिलती है बस। क्यों? क्योंकि वो अंदर से मोटिवेटेड थोड़ी ना है, वो किसी के फोर्स से, किसी के कहने से काम कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से काम कर रहे हैं वो, इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं, कोग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ मोटिवेशन, यानी कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है दृष्टिकोण, तो कोग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ मोटिवेशन यानी कि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। अब देखिए, कॉग्निटिव से आप समझ गए, अब इसका मतलब क्या है, आपके ब्रेन से जुड़ा है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे खुद के इंटरेस्ट से चीजों को सीखते हैं। ठीक है, उनका मतलब इंटरेस्ट होता है चीजों को सीखने में, इसलिए वो चीजों को सीखते हैं। ठीक है, यानी कि वे खुद करना चाहते हैं कार्य को, इसलिए करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंट्रेंसिक मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इसमें बच्चे खुद के इंटरेस्ट से करते हैं कार्य को, इसलिए यहाँ पर जो मिलती है ना, वो मिलती है बिग अचीवमेंट। ठीक है, जैसे कि कोई इन्वेंशन हो जाएगा, कोई डिस्कवरी कर दी बच्चे ने। ठीक है, तो यहाँ पे एक बिग अचीवमेंट मिलती है। तो बिग अचीवमेंट कब मिलती है, जब बच्चा अंदर से खुद मोटिवेटेड हो, वो उस काम को करने में ना ही कोई आलस महसूस करे, और एकदम फुल एनर्जी के साथ उस काम को करता रहे। और फुल एनर्जी के साथ कब करेगा, जब उसका उस काम को करने में क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। सीधी सी बात है, तभी तो वो बिग अचीवमेंट कर पाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ मोटिवेशन। अब नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट में है सोशल पर्सपेक्टिव ऑफ मोटिवेशन, यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण। अब देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण का मतलब भी आप कहीं ना कहीं समाज से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करता है ना, जैसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए, आपके पड़ोस में आज है ना कोई जॉब में लगा है, और एक अच्छी जॉब में लगा है, और आप छोटे हो, तो आप देखते हो ना अपने समाज के अकॉर्डिंग कि उसको यार तारीफ मिल रही है, सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, नई नई चीजें खरीद रहा है, जॉब लगने के बाद गाड़ी ले आया या अच्छा घर बना लिया, जो भी चीजें हैं। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको ये सब चीजें जब आप देख रहे हो ना, तो आप उसको देखकर आपके माइंड में आता है यार मैं भी इस जैसा ही बनूंगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने उसको अपना रोल मॉडल बना लिया। ठीक है, अगर मेरे को इसके जैसा ही बनना है, इसकी तरह ही मेरे को कमाना है, इसकी तरह ही मेरे को जॉब लगना है, तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये चीजें भी किससे हो गई, एक्सटर्नली हो गई। ठीक है ना भाई, आप है ना जिद करने लग जाते हो। भाई आपने बोला कि मेरे को आईएएस बनना है, ठीक है, सिर्फ बेशक आपके अंदर आईपीएस या आईएएस बनने की कैपेबिलिटी ना हो, लेकिन आप क्या करते हो, आप जिद कर लेते हो नहीं मेरे को इसके जैसा ही बनना है। तो आपने खुद की कैपेबिलिटी को तो नहीं पहचाना, लेकिन आपने जो सोशल पर्सपेक्टिव है ना, जो समाज में आपको दिखा, आप उसकी तरफ क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके लिए क्या बन जाती है, एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। भाई सबसे पहले आप अपनी कैपेबिलिटी को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हो, आप किस लायक हो। ठीक है ना, अगर आप उसको नहीं पहचानोगे ना, और किसी के देखो देख चीजों को करोगे, अगर उसने ऐसा कर लिया तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, तो वो चीज आपके लिए क्या बन जाएगी, एक नेगेटिव पॉइंट बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, और इसको सेकंड जो नाम है ना, इसको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, तो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ मोटिवेशन यानी कि मानवीय दृष्टिकोण। अब ये दिया था अब्राहम मैस्लो और कार्ल रोजर्स ने दिया था। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स ने दिया था। अब देखिए इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ना एक हायरार्की ऑफ नीड्स दी, यानी आवश्यकताओं के क्रम का सिद्धांत, यह थ्योरी दी इन्होंने। तो इसमें मैस्लो ने क्या बताया ना, इसमें मैस्लो ने बताया कि इंसान की है ना कुछ नीड्स होती हैं, और वो इन नीड्स के अकॉर्डिंग है ना मोटिवेटेड होता है, अपने बिहेवियर को, अपने कार्य को वो इन इन नीड्स के अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसी उसकी नीड होगी ना, जैसी उसकी नीड होगी ना, उतना ही वो या उसी के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, मोटिवेटेड होता है। ठीक है,
यानी कि जैसी हमारी नीड होगी उसी के अनुसार हम कुछ पाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे मैस्लो के अनुसार जो नीड्स का क्रम है ना, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इसने नीड्स बताई है, उनका क्रम बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले आती है बॉडली नीड्स, यानी कि आपकी शारीरिक आवश्यकता। अब शारीरिक आवश्यकता के अंदर क्या आती है, जैसे आपको भूख लग रही है, आपको खाना खाना है, आपको नींद आ रही है, आपको प्यास लग रही है, तो ये क्या है, ये आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं जो एकदम बेसिक है। तो सबसे पहले ये जरूरी है आपकी पूरी होनी। तो मैस्लो कहते हैं कि सबसे पहले जब इंसान की शारीरिक आवश्यकता पूरी होंगी ना, तभी वह आगे की सोच पाएगा। जैसे खाना, भूख, नींद, प्यास, ये सब चीजें, कपड़े, रोटी, मकान, जो बोलते हैं ना कपड़े, रोटी और मकान, तो ये सब क्या है, ये आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं। जैसे बोलते हैं ना देसी कहावत के अंदर बोलते हैं, अब पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। तो ये क्या है, ये आपकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। तो ये आपकी कंप्लीट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो मैस्लो बोलते हैं कि सबसे पहले आपकी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होंगी तभी आप आगे की ओर बढ़ोगे। ठीक है, सेकंड पे आता है सेफ्टी नीड्स, यानी कि सुरक्षा। तो मैस्लो बोलते हैं कि जब आपकी शारीरिक जो जरूरत है ना वो जब पूरी हो जाएंगी ना, उसके बाद आप जान की सुरक्षा के बारे में सोचोगे। ठीक है ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। भैया आप शहर में गए हो, ठीक है ना, और एकदम गरीब हो, आपको खाने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप वहां पे जो फुटपाथ होता है ना उस पे सोओगे। ठीक है, लेकिन जैसे आपने कमाना स्टार्ट किया ना और आपके पास पैसे आए ना, तो उसके बाद आप खुद अपने माइंड में कहने लग जाओगे कि यार नहीं, ऐसे सोना गलत है, रात को कुछ भी हो सकता है साथ, यहाँ पे तो जान का खतरा है, कोई गाड़ी चढ़ा के चला जाएगा। ठीक है ना, तो आपने क्यों सोचना स्टार्ट किया, क्योंकि जो आपकी शारीरिक आवश्यकताएं थी ना वो आपने कहीं ना कहीं पूरी कर ली। तो जैसे ही वो पूरी हुई, आपका खाना पीना अच्छे से होना स्टार्ट हुआ, आप कमाने लगे, तो आप तुरंत सेफ्टी के ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो मैस्लो भी यही चीज बोलता है। अब पहले है ना, आप ये सब चीजें क्रम के अंदर होती हैं। सबसे पहले इंसान अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरी करता है, और जब वो पूरी हो जाती है ना तब वो आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है ना, अब मैंने देखो वही चीज यहाँ पे लिखी, आप पढ़िए। मैस्लो कहते हैं कि जब आपकी शारीरिक जरूरत पूरी हो जाती है ना, तो उसके बाद आप अपनी जान की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। जैसे जब इंसान भूखा होता है तो वह अपनी भूख मिटाने के लिए कितना भी बड़ा रिस्क ले लेता है। ठीक है, ये बात नहीं है भाई, ये बड़ा है। ठीक है, वो क्या करेगा, कितना भी बड़ा रिस्क ले लेता है। जैसे बोलते हैं ना कि पेट के लिए करना पड़ता है, जैसे देखो काफी लोग बोलते हैं, अब भाई आप नहीं समझोगे, पेट के लिए करना पड़ता है पापी, पेट के लिए करना पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि वो भूख के लिए, अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए कितना भी बड़ा रिस्क ले लेता है। ठीक है, बट जैसे ही आपकी जो शारीरिक जरूरतें पूरी होती है ना, आप अपनी जान के बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेशनशिप नीड्स। मैस्लो कहते हैं कि जब इंसान की बॉडली और सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद वह घर, परिवार, यानी कि फैमिली के बारे में सोचना शुरू करता है। यार मेरा एक घर होना चाहिए, मेरे बच्चे होने चाहिए, ठीक है, मेरी शादी हो। ठीक है, ये सब चीजें वो बाद में सोचना स्टार्ट करता है जब उसकी स्टार्टिंग की दोनों नीड्स पूरी हो जाती हैं, बॉडली नीड्स और सेफ्टी नीड्स। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे बोलते हैं ना फैमिली में, यार अब तो तेरी जॉब भी लग गई, तूने नया घर भी बना लिया, यानी कि तेरी बेसिक नीड क्या हो गई, पूरी हो गई। अब तुझे क्या करना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है ना, हम नॉर्मल एग्जांपल देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आता है सेल्फ स्टीम। ये फोर्थ नंबर की हमारी जो हैबिट है वो है सेल्फ अस्टीम। ठीक है, यानी कि खुद के बारे में अच्छा सोचना। ठीक है, इसमें आप खुद के बारे में अच्छा सोचते हैं और आप चाहते हैं कि लोग भी आपके बारे में क्या करें, अच्छा सोचें। जैसे आपको है ना छोटी छोटी चीजें करने में शर्म आएगी, जैसे मंदिर में कहीं पे भंडारा चल रहा है या गुरुद्वारे में भंडारा चल रहा है, तो आप है ना वहां पे खाना खाने के लिए नहीं जाओगे। क्यों, क्योंकि आपको शर्म आती है। आप कहीं फंक्शन में जा रहे हो तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे। ठीक है ना, क्यों, आपके माइंड में ये होता है यार जो सबका जो ध्यान है ना, सबकी अटेंशन मेरी तरफ ही है, सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं, तो आप शर्म महसूस करते हो। तो इसको बोलते हैं सेल्फ एस्टीम। तो कहते हैं ना, जब इंसान भूखा होता है ना तो उसे किसी चीज की शर्म नहीं आती। जैसे भीख मांगते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोल देते हैं कि यार पता नहीं कैसी भीख मांग रहा है। भाई वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि उसकी जो बेसिक नीड्स है ना वो अभी पूरी नहीं हुई है। जैसे उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी ना तो उसे भी ये सब चीजें करने में शर्म आएगी। भाई उसको खाना ही नहीं मिल रहा तो वो कहां से अपनी इज्जत के बारे में सोचेगा, आप बताइए। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सेल्फ स्टीम। ठीक है, अब देखिए जो स्टार्टिंग की ये चारों जो नीड्स है ना, एक तो बॉडली नीड्स हो गई, एक सेफ्टी हो गई, एक रिलेशनशिप हो गई और सेल्फ स्टीम हो गई। इन चारों को बोला गया है डेफिशिएंसी नीड्स, यानी कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी तो आपने उन कमियों को सबसे पहले पूरा किया है, तो इसलिए इनको बोलते हैं डेफिशिएंसी नीड्स। यानी आपने आपकी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा किया, उसके बाद आपने आपके सेफ्टी नीड्स थी उनको पूरा किया,
फिर आपने रिलेशनशिप को किया और फिर आप सेल्फ स्टीम किया और बढ़े, ठीक है। तो इनको बोलते हैं डेफिशिएंसी नीड्स, यानी कि ये तो बेसिक हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ही हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कोग्निटिव नीड्स, यानी कि आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है, जैसे पढ़ना लिखना ये सब। अब आप खुद बताइए, जिस बच्चे को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, टाइम पे कपड़े नहीं मिल रहे, वो इंसान पढ़ाई के बारे में सोच पाएगा? कभी नहीं सोच सकता, ठीक है ना। तो पहले हमें उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना पड़ता है, और जब बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो खुद में खुद बच्चा सोचता है कि यार मेरे को पढ़ना चाहिए, ठीक है, मैं पढ़ के क्या करूंगा, लाइफ में कुछ अच्छा करूंगा। तब वो जाकर वो लाइफ में कुछ सक्सेस होने के बारे में सोचना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोग्निटिव नीड्स। देन उसके बाद आती है हमारे पास 6 नंबर पे एस्थेटिक नीड्स। एस्थेटिक का मतलब होता है कि आपकी कला का आपको शौक है, या आपको कुछ अलग चीजों के कुछ क्वालिटी है आपके अंदर जिनके आपके शौक हैं, ठीक है, आप उन चीजों को करना चाहते हैं। वो आपकी बेसिक नीड में नहीं है, बस वो आपके कला और शौक के अंदर आते हैं, आपको वो चीजें पसंद है। जैसे आपको मूवीज देखना पसंद है, या आपको क्रिकेट देखना पसंद है, आपको पियानो बजाना पसंद है, ठीक है, आपको बांसुरी बजाना पसंद है। तो ये सब क्या है, ये आपके शौक हैं, आपके अंदर कला है, ये आपके अंदर क्वालिटी है ये, ठीक है। तो ये नंबर 6 पे आती है। तो मैस्लो बोलता है कि जो आपकी पहले की 500 पूरी हो जाएंगी ना, तब जाकर आप यहाँ पे पहुंचोगे। यानी अब आपने अपने शौक पूरा करना चाहते हो, जैसे अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो। जैसे आपको क्या चाहिए, एक घर चाहिए, बड़ा घर, ठीक है, बाइक चाहिए आपको, कार चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आती हैं एस्थेटिक नीड्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नोट में देखिए मैंने क्या लिखा है, जो कोग्निटिव नीड है ना और जो एस्थेटिक नीड्स है ना, इनको क्या किया, इनको क्या कहा है मैस्लो ने, इनको बोला है ग्रोथ नीड्स। अब ये क्या होती हैं, ग्रोथ नीड्स होती हैं। ग्रोथ का मतलब यानी कि आप उन्नति कर रहे हो, आप प्रगति कर रहे हो, ठीक है। भाई पहले तो बेसिक नीड पूरी हुई, बेसिक नीड जैसे ही आपकी पूरी होगी ना, उसके बाद आपने क्या किया, अपने बारे में सोचना स्टार्ट किया कि भाई अभी मेरे को है ना लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है। तो आपने पढ़ना लिखना स्टार्ट किया, अब ये चीजें मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, जब जॉब लगूंगा तब मैं ये चीजें कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपने पहले अपनी बेसिक नीड पूरी की, उसके बाद आपने अपनी ग्रोथ के बारे में सोचा कुछ अलग से, इसलिए इनको क्या बोला गया, ग्रोथ नीड्स बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 7 पे आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि आत्म सिद्धि। अब ये क्या होती है भाई, आत्म सिद्धि बोलते हैं ना यार, उस इंसान ने तो आत्म सिद्धि प्राप्त कर ली, वो तो कंप्लीटली संतुष्ट हो गया। तो वही स्टेज है ये, यानी कि ये वो स्टेज है जहां पर इंसान की आते आते है ना सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, ठीक है, उसको किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रहती है। तो अब उसे लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो लोग हैं ना, वो दूसरों की मदद करते हैं, यहाँ तक कि अपनी लाइफ का रिस्क लेकर भी वो दूसरों की मदद करते हैं। तो इस स्टेज को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये 7 स्टेजेस दी मैस्लो ने, जिनके बारे में उन्होंने बताया कि भाई इंसान के अंदर ये 7 नीड होती हैं, और उन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये सारी सारी क्रम के अंदर होंगी, ठीक है। मैस्लो के अनुसार ये सारी किस में होंगी, नीड्स क्रम में होंगी, ठीक है। देखिए आपके पास क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से मैस्लो के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो वहां पे आपको मिलेगा भाई मैस्लो ने बोला कि जो नीड्स है ना वो क्रम में होती है, तो आपको ये वहां पे क्या लगाना है, टिक लगाना है। बाकी ये बात गलत हो, क्यों, क्योंकि आगे देखा गया कि अब कुछ लोगों की है ना बेसिक नीड भी पूरी नहीं हुई है, बट फिर भी वो क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है ना। तो जो मैस्लो है वो इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि यार उसकी बेसिक नीड तो पूरी हुई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो प्रॉपर्टी है, जो स्टेज है, उसको शो कर रहा है। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये थी इसकी कुछ नीड्स। अब आगे देखिए, अब फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग, यानी कि लर्निंग में मोटिवेशन का क्या रोल होता है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बता चुका, कंप्लीटली रोल ही मोटिवेशन का होता है। देखिए बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने में सहायक होता है मोटिवेशन, यानी कि जब बच्चे को अपना एक उद्देश्य मिल जाता है ना, जब बच्चा मोटिवेटेड हो जाता है ना, तो वो उसका जो नेचर है ना वो अपने आप चेंज हो जाता है। वो अपने आप उसका पढ़ाई में मन लग जाता है, वो सारी शरारतें, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, सब धीरे धीरे अपने आप बंद कर देता है। टीवी वगैरह देखना, ज़्यादा फ़ोन चलाना, वो हर चीज़ वो क्या कर देता है, अपने आप कम कर देता है। क्यों, क्योंकि वो अंदर से मोटिवेशन मिल गया उसको, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, अपने आप बिहेवियर चेंज हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित करने में, यानी फोकस्ड, यानी फोकस बढ़ाता है आपका मोटिवेशन, ठीक है। भाई आप किसी चीज़ को पाना चाहोगे तो क्या करोगे, फोकस ही बढ़ाओगे ना, ठीक है। मोटिवेशन क्या करता है, आपका इंटरेस्ट जगाता है उस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। ये भी आप समझ गए होंगे। आगे है बच्चे की स्टडी में सहायक होता है मोटिवेशन। भाई स्टडी में तो सहायक है ही, बच्चा कुछ सीखता है, नई नई चीज़ें सीखता है, वो मोटिवेटेड है, तो वो अच्छे से चीज़ों को इंटरेस्ट के साथ करने की कोशिश करेगा, और जब इंटरेस्ट से करेगा तो स्टडी में भी सीधी सी बात है उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो बच्चे की स्टडी में भी सहायक होता है मोटिवेशन। आप कभी किसी बच्चे को मोटिवेशन देकर देखिए, ठीक है ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई वो कितना मोटिवेटेड है।
वो आगे से आपके कहने से पहले ही होमवर्क करके लाने लग जाएगा। ठीक है, जैसे आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो आप ये चीज़ आप करके देखना, आप बच्चे को मोटिवेशन देना हर 5 दिन में 10 दिन में, तो आप देखना उसके बिहेवियर के अंदर है ना अपने आप चेंजमेंट आ जाता है, वो चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है ना, तो ये होती है मोटिवेशन की कुछ फंक्शंस। देखिए आगे देखिए, बच्चे की प्रगति में भी सहायक होता है। भाई वही चीज़ हो गई, पढ़ेगा लिखेगा तो अच्छा ही बनेगा। ठीक है, तो प्रगति में सहायक है। बच्चे की प्रिपरेशन को एक दिशा देने में सहायक होता है। सही बात है, बच्चा भटका हुआ है, उसको नहीं पता है उसको लाइफ में क्या करना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको मोटिवेशन दीजिए, आप बताइए अब यार आप इतना कुछ कर सकते हो, आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप उसको मोटिवेशन दीजिए। ठीक है, तो क्या करेगी, उससे उसको क्या मिलेगी, एक दिशा मिलेगी। ठीक है, वो गलत रास्ते पर नहीं भटकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भाई देखिए इतना ही था मोटिवेशन। ठीक है ना, मोटिवेशन के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखनी है और यही चीज़ें एग्जाम में आती हैं। जब मैं आपको एमसीक्यू करवाऊंगा ना, उस टाइम आप खुद नोटिस करोगे कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सारे क्वेश्चन 100% ओरिजिनल होंगे। ठीक है ना, अब तक जितने भी सीटेट के एग्जाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन वही मिलेंगे आपको, तो आप खुद समझ जाओगे कि भाई क्वेश्चन जो है ना वो यहीं से ही उठते हैं। ठीक है ना, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और आपको टाइम पर वीडियो मिल सके तो इसके लिए आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।